वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम बातें करने वाले हैं मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में 2 अक्टूबर को और इनका मृत्यु हुआ था 1948 में 30 जनवरी को। अब महात्मा गांधी जो है वो एक इंडियन लॉयर थे, साथ साथ वो एक एंटी कॉलोनियलिस्ट एक्टिविस्ट भी थे और वो एक बेहतर पॉलिटिकल लीडर थे। इनके लीडरशिप के वजह से ही आज हम जो इंडिपेंडेंट इंडिया में रह रहे हैं, एक जो बेहतर इंडिया हम आज देख पा रहे हैं, ये महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन के वजह से ही हम देख पा रहे हैं। इन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ बहुत सारे अलग अलग कैंपेन्स की थी और इंडिया को फ्रीडम दिलाने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। आज के इस सेशन में हम इनके अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। ये एक आम इंसान से किस तरीके से एक महात्मा बन गए हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे और साथ साथ इन्होंने हमारी सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं, क्या क्या अलग तरीके के थ्योरीज दिए हैं, ये सारे चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस वजह से आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। महात्मा गांधी, जिनको हम फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं और यानी कि इनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, इनका हमारे इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान था। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि वो किस तरीके से इंडिया में आकर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन गए थे। उनका क्या प्रीवियस बैकग्राउंड था जिसके वजह से वो साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न करते ही उनको इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गया था। ये सारे चीज़ें आज के हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम उनके कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट्स जो इनके साथ हम रिलेट कर पाते हैं। उनका जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने सिविल राइट्स एक्टिविटी की थी, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका में 21 साल रहते हुए वहाँ पर उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस थे उनके लिए काम किया था। वहाँ पर उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस को भी तैयार किया था और फिर इंडिया में जब वो लौट के आए, इंडिया में लौट के आने के बाद उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके का मूवमेंट्स की थी, अलग अलग तरीके का वर्क किया था, जिसके वजह से वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन गए थे। और ये जो सारे मूवमेंट्स है ये आप लोगों को क्रोनोलॉजिकली याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रोनोलॉजिकली याद रखना आपको लिए ज़रूरी है। उन्होंने पहले आकर चंपारण सत्याग्रह किया था, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में उनका ज़्यादा योगदान था, यानी कि उसका जो सल्यूशन है उसको करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। फिर उन्होंने खेदा सत्याग्रह किया था। खिलाफत मूवमेंट में भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान था। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था। फिर उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि डांडी मार्च को भी उन्होंने लॉन्च किया था। और साथ साथ आखिर में हम उनका क्विट इंडिया मूवमेंट देखते हैं, जहां पर उन्होंने डो और डाई का नारा दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। अब हम अगर सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे सोसाइटी के लिए उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिए थे। उन्होंने स्वदेशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी। उनका कॉन्सेप्ट था स्वराज, राम राज्य के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की थी कि हमारा सोसाइटी किस तरीके से होना चाहिए। फिर उन्होंने ट्रस्टीशिप का भी कॉन्सेप्ट दिया था। हमारी सोसाइटी के जो पुअर सेगमेंट्स है उनके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर विलेज को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, जहां पर उन्होंने थ्योरी ऑफ ओशनिक सर्कल के बारे में बात की थी और साथ साथ उन्होंने विलेजेस को विलेज रिपब्लिक्स के हिसाब से एस्टेब्लिश करने की बात की थी। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे, वो ज़्यादातर विलेज के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, वो विलेज को ही ज़्यादा प्रेफर करते थे। उन्होंने अनटचेबल यानी कि दलित्स को हरिजन कहा था और जो ट्राइब्स है ट्राइब्स को उन्होंने गिरिजन कहा था। उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था।
कॉटेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हुए उन्होंने स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था। ये जो चरखा या फिर स्पिनिंग व्हील है, ये इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा काम आ रहा था। जब अगर हम गांधी जी की फिलोसॉफी की बात करें तो हम गांधी जी को फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट भी कह सकते हैं, और सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम इनको फंक्शनलिस्ट भी कह सकते हैं। इनका भारत लौटने का जो दिन था, यानी कि साउथ अफ्रीका से जब ये लौटे 1915 में 9 जनवरी को, इसी दिन को यानी कि 9 जनवरी को आज हर साल हम एनआरआई डे मनाते हैं, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। गांधी जी जिस दिन साउथ अफ्रीका से लौटे, इस दिन को ये हिंदू आइडियाज़ और वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ये एक सनातन हिंदू थे और इनका बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हिंदू के आइडिया और वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट थी। महात्मा गांधी हमारा जो वर्ण सिस्टम है, यानी कि जो चतुर्वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको वो सपोर्ट करते थे। लेकिन हमारा जो कास्ट सिस्टम में जो चेंजेस हो रही थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको वो क्रिटिसाइज करते थे। महात्मा गांधी और आम्बेडकर के बीच में एक पुनः पैक्ट हुआ था। यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरल्स को लेकर बहुत ज़्यादा बात हुई थी। यहाँ पर अनटचेबल्स को ऊपर उठाने के लिए भी बहुत ज़्यादा समझौता हुआ था गांधी और आम्बेडकर के बीच में। गांधी ने 7 सोशल सीन्स के बारे में बात की थी और उन्होंने 5 फोल्ड मॉरल प्रिंसिपल के बारे में भी बात की थी। और ये जो 7 सोशल सीन्स है, यानी कि हमारा सोसाइटी का जो 7 पाप है और ये जो 5 मॉरल प्रिंसिपल है, ये सारे चीज़ें हम आगे क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम महात्मा गांधी की इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करें तो उन्होंने ज़्यादा बुक्स तो नहीं लिखी है, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है हिंद स्वराज या फिर इंडियन होम रूल, जो उन्होंने 1909 में लिखा था। और उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये उनका खुद का ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने खुद अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें इस बुक पे लिखी थी। उन्होंने सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका के बारे में लिखा था, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और की टू हेल्थ, ये सारे बुक्स के बारे में उन्होंने लिखा था। अब हम आते हैं उनके सोशल मूवमेंट्स के ऊपर, या फिर उनका जो लाइफ है वहाँ पर उन्होंने किस तरीके का अलग अलग मूवमेंट्स की थी। ये सारे जो मूवमेंट्स है ये आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसका जो मेन टॉपिक है उसको आप लोगों को याद रखना होगा, और साथ साथ ये मूवमेंट्स को भी आप लोगों को क्रोनोलॉजिकली याद रखना होगा। अब हम शुरू करते हैं महात्मा गांधी के लंदन सफ़र के बारे में। वहाँ से ही हम ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। महात्मा गांधी एक स्टूडेंट थे जो लॉ की डिग्री के लिए पढ़ाई करना चाहते थे। वो 1888 में लंदन में गए थे। वहाँ पर जाके उन्होंने लॉ की डिग्री की पढ़ाई की थी। अब यहाँ पर ये लॉ की डिग्री की बात मैं इतनी ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम जब इंडिया के कॉन्सेप्ट की बात करें, इंडिया का जो थॉट प्रोसेस कल्चर है वहाँ की बात करें और लंदन की बात करें, ये दो बहुत अलग तरीके का चीज़ें हैं। जब हम लंदन की बात करते हैं, उस टाइम पीरियड का जो लंदन था वो कास्ट सिस्टम से परे था। वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। वहाँ पर जो भी चीज़ें ज़्यादातर पढ़ाई जा रही है सब इक्वलिटी के हिसाब से पढ़ाई जा रही है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वहाँ पर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन गांधी जी नहीं देखते हैं। और इस वजह से हम उनके जो भी मूवमेंट्स है, बाद में जो भी मूवमेंट्स देखेंगे, वहाँ पर सारे चीज़ों में वो उनका लंदन का इन्फ्लुएंस हम देखते हैं। यानी कि लंदन में जो भी पढ़ाई की है और लंदन से जिस तरीके का कल्चर उन्होंने सीखा है कि सभी लोग समान हैं, लंदन के जो लोग हैं यानी कि इंग्लैंड के जो लोग हैं वो बाकी लोगों के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से सीख के आई थी। इस वजह से उनके फ्रीडम स्ट्रगल में, फ्रीडम मूवमेंट्स में भी हम उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, और वो इंग्लैंड का जो चीज़ें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको बेहतर मानते थे। अब देखते हैं सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका।
महात्मा गांधी लंदन से इंडिया वापस आने के बाद उनको साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। वहाँ पर एक अब्दुल्ला काजन्स का एक केस था, उनके लिए उनको लॉयर बनके उस जगह पर जाना पड़ रहा था। वो 23 साल के उम्र में ही साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ पर बेसिकली वो केस को सॉल्व करने के लिए वो गए थे, लेकिन वहाँ पर जाकर उनको बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ा। उनको उनकी स्किन की कलर की वजह से फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद भी ट्रेन से फेंक दिया जाता है। और ये जो इंसिडेंट्स है, ये इंसिडेंट्स उनको बहुत ज़्यादा शॉक में लाती है। वहाँ पर उनको फुटपाथ पे भी सोया नहीं दिया जाता, वहाँ पर कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन वो जब लंदन पे थे, वहाँ पर तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। जब वो साउथ अफ्रीका में गए, वहाँ पर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए और उन्होंने ठान ली थी कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो भी प्रॉब्लम्स है, इन सारे प्रॉब्लम्स को वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर उन्होंने नटल इंडियन कांग्रेस को फॉर्म किया था 1894 में। जो वहाँ पर जो भी इंडियंस है, बेसिकली इंडियन कम्युनिटी है साउथ अफ्रीका में, उनको एक यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए, उनको एक पॉलिटिकल फोर्स देने के लिए वो ये नटल इंडियन कांग्रेस को फॉर्म किए थे। यहाँ पर अगर हम सत्याग्रह की बात करें तो गांधी जी ने सत्याग्रह पहली बार साउथ अफ्रीका में ही यूज़ किया था, वो भी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल के खिलाफ। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल, जिसको वो काला कानून भी कहते थे, ये काला कानून बेसिकली क्या है? काला कानून में बेसिकली 3 चीज़ें थी। यानी कि वहाँ पर जो भी लोग हैं, बेसिकली इंडियंस है, उनको हर वक्त अपने जेब में एक रजिस्ट्रेशन कार्ड लेके घूमना होगा। और साथ साथ वहाँ पर और भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे वहाँ पर जो भी मैरिजेस क्रिश्चियन रिलीजन के हिसाब से जो भी मैरिजेस नहीं हुए हैं, वो सारे मैरिजेस को वहाँ पर लोगों को खारिज कर दिया गया है, यानी कि उनको अनलॉफुल बता दिया गया है। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ये सारे शादियों को वहाँ पर खारिज कर दिया गया है। इसके वजह से वहाँ का जो महिलाएं हैं वो भी बहुत ही दिक्कत में आ गई थी। यहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम्स के वजह से वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया था और वहाँ पर उन्होंने इन सत्याग्रहीस को रहने के लिए, उनका जो फैमिलीज है उनको सपोर्ट करने के लिए टॉल्स्टॉय फार्म भी बनाया था। यानी कि वहाँ पर उन सत्याग्रहीस को खाना दिया जाता था। यहाँ पर फंड्स इंडिया से भी और उनके दोस्त जो है वो भी प्रोवाइड करते थे। इस तरीके से हम साउथ अफ्रीका में उनका सत्याग्रह देखते हैं। अब साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो सत्याग्रह किया था उसका गूंज लंदन तक जा पहुंचा था। वहाँ पर जो भी लोग थे, जो भी पावर में थे, वो सारे लोग यहाँ पर गांधी जी के साथ बात कर रहे थे, गांधी जी के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। और इनका जो सत्याग्रह था ये साउथ अफ्रीका में सफल रहा था। ये जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन बिल है, इसको विड्रॉल करने के लिए उस जगह का जो गवर्नमेंट है वो बाध्य हो गई थी। इस वजह से इंडिया से पहुंचने से पहले ही उनका जो काम है, उनका जो सत्याग्रह का सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया था। और साथ साथ सारे दुनिया में गांधी जी का जो नाम है ये बहुत ही फेमस हो गया था। अब हम उनका जो रिटर्न है वहाँ से इंडिया में देखते हैं। वो इंडिया में आ गए थे। इंडिया के आने के बाद वो स्टार्टिंग का जो 1 साल है, स्टार्टिंग का 1 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ भारत का दौरा किया था, भारत के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातें की थी, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानी थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर देना चाहता हूँ। इससे पहले गांधी जी के इंडिया आने से पहले जो भी मूवमेंट्स हो रही थी इंडिया में बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस था। वो कांग्रेस जो भी नियम बना रही थी या फिर जो भी मूवमेंट्स कर रही थी, वहाँ पर जो निचले वर्ग के इंसान हैं उनको नहीं लिया जा रहा था। यानी कि जो भी किसान हैं उनके प्रॉब्लम्स को देखा नहीं जा रहा था, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा था। लेकिन गांधी जी के आने के बाद ये जो सारे निचले वर्ग का जो प्रॉब्लम है ये गांधी जी देख रहे थे।
इस वजह से जब वो बाहर से उस जगह से साउथ अफ्रीका से जब इंडिया में रिटर्न करके आए तो इनका पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा था और सारे लोग चाहते थे कि उनके जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम गांधी जी ही सॉल्व करें। ऐसा ही पहला जो उन्होंने अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था वो था चंपारण में। अब चंपारण में बेसिकली हुआ क्या था, चंपारण में बेसिकली इंडिगो प्लांटर्स का जो प्रॉब्लम था उसको उन्होंने सॉल्व किया था। यहाँ पर जो भी इंडिगो है, इंडिगो यानी कि नील चाष, यहाँ पर 3 काठिया सिस्टम चल रहा था, यानी कि उनको जो भी किसान है उनको अपने खेत में से 20 भाग से 3 भाग में कम से कम इंडिगो को प्लांट करना पड़ेगा ही, ये रूल्स बन गया था। और ये रूल्स इतने रिजिड थे कि उनका जो खेत है खेती बंजर हो जा रही थी, लेकिन फिर भी उनको ये सारी चीज़ें फोर्सफुली करवाया जा रहा था। लेकिन अब प्रॉब्लम दिक्कत तब आई जब जर्मन सिंथेटिक डाई का आविष्कार हो गया। यहाँ पर जर्मन सिंथेटिक डाई का आविष्कार होने के बाद ये जो डाई का कीमत है ये बहुत घट गया था, लेकिन हमारा जो नील का प्रोडक्शन है यानी कि इंडिगो का प्रोडक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग बहुत कम पैसे दे रहे थे उस चीज़ के, लेकिन उनको फोर्सफुली इलीगली उनको ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा रहा था और इसके खिलाफ ही जाकर गांधी जी ने आंदोलन किया था। अब गांधी जी का इंटरवेन के बाद ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये किस तरीके से वहाँ का जो प्रॉब्लम है ये किस तरीके से चेंज होता है, हमने अभी देखा है कि उनका साउथ अफ्रीका काम पूरे दुनिया में मशहूर हो गया था। इस वजह से जब चंपारण में जाकर गांधी जी ने अपना इंटरवेनिंग दिखाया यानी कि उस पर इंटरेस्ट दिखाया तो वहाँ की सरकार डर गई कि वो लोग सोच रहे थे कि कहीं यहाँ पर भी साउथ अफ्रीका जैसा प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से वो लोग गांधी जी के साथ बात कर रहे थे, वो लोग एक ऐसा कमेटी बना रहे थे जहां पर गांधी जी को नॉमिनेट किया गया था एज ए मेंबर की तरह। और यहाँ पर ये जो नील चाष है यानी कि इंडिगो प्लांटिंग है, इस प्लांटर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, उनको उनका जो भी नुकसान हुआ था उसका 25% मुआवजा मिल गया था। फिर देखते हैं हम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। फिर चंपारण सत्याग्रह से वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गए थे, यानी कि वहाँ पर मिल के जो श्रमिक थे वो लोग प्लाग बोनस को लेकर एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया था। वहाँ पर जो लोग हैं वो स्ट्राइक पे चले गए थे। अब उनका डिमांड था 50% वेजेस को हाइक करना, क्योंकि प्लाग जो बोनस है उसको कैंसिल कर दिया गया था। यहाँ पर जाकर गांधी जी ने इस चीज़ को भी सॉल्व किया था। वहाँ पर उन्होंने 35% इंक्रीज के साथ ये जो स्ट्राइक है स्ट्राइक को सेटल किया था। और इसी स्ट्राइक में हम पहली बार उनका फास्ट ऑन टू डेथ देखते हैं, यानी कि उनका जो भूख हड़ताल है, इस भूख हड़ताल को हम पहली बार अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ही देखते हैं। फिर उन्होंने किया था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में खेड़ा में बेसिकली हुआ क्या था, खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में जहां पर रेवेन्यू कोड को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। वहां पर ड्राउट यानी कि खरा आ गया था जिसके वजह से फसल नहीं बनी थी। यहाँ पर रेवेन्यू कोड के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, अगर किसी भी एक किसान के अगर खेतों में 1/4 से कम अगर प्रोड्यूस हो नॉर्मल से, तब उन किसानों को जो भी रेवेन्यू देना पड़ता है उसको माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको वहाँ पर अप्लाई नहीं किया था, जिस वजह से फार्मर्स जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम में आ गए थी। और उनको ये भी बोला जा रहा था अगर आप लोग टैक्स नहीं पे करोगे तो आपका जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लिया जाएगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं गांधी जी का इंटरवेंशन। वहाँ पर भी वो अपनी सत्याग्रह को लॉन्च करते हैं और फार्मर्स को इंसाफ दिलाते हैं। फिर हम महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं खिलाफत मूवमेंट में। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली एक मुस्लिम रिलीजियन बेस्ड मूवमेंट था जो हर जगह पर हो रही थी। मुस्लिम जो कम्युनिटी था उनके लिए वहाँ पर उनका जो रिलीजियन था वो बहुत खतरे में आ गया था ब्रिटिश एम्पायर के कुछ पॉलिसीज़ के वजह से।
अब यहाँ पर गांधी जी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा था? उन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, वहाँ पर वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे और खिलाफत मूवमेंट के साथ और बहुत सारे रीजंस के वजह से उन्होंने इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी जारी किया था। अब इन सारी चीज़ों से फ़ायदा क्या हुआ था? इन सारे चीज़ों से ये फ़ायदा हुआ था कि इससे पहले, इस खिलाफत मूवमेंट से पहले इंडिया में जो भी लोग थे, नेशनल कांग्रेस में जो भी लोग थे, वो बेसिकली हिंदू थे। इसके बाद पहली बार नेशनल कांग्रेस में जो मुस्लिम्स हैं वो भी आने लगे, खासकर मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, ये सारे जो प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर हैं वो भी एक साथ एकजुट होने लगे। इसके वजह से हम देखते हैं कि इंडिया में बाद में जाकर इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ इकट्ठा होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं इनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन्होंने 1920 5 सितंबर को लॉन्च किया था, यानी कि स्टार्ट किया था। अब ये जो मूवमेंट है बेसिकली एक फैक्टर के वजह से इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स थे, जैसे जालियांवाला बाग का जो कांड था, वहाँ पर जो लोगों को मार दिया गया था, इसके अगेंस्ट, फिर रावलाट एक्ट के अगेंस्ट, साथ साथ जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी हमारे इंडिया में वर्ल्ड वॉर के बाद, ये सारे चीज़ों के अगेंस्ट जाकर गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडियन कांग्रेस के साथ मिलकर एक साथ स्टार्ट कर दिया था। अब गांधी जी बहुत ही पॉपुलर थे इंडिया में। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इंडिया के हर वर्ग के लोग एक साथ एकजुट होकर आंदोलन करने लगे। यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बेसिकली क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनके साथ कोऑपरेट ना करना, उनका जो चीज़ें हैं उसको यूज़ ना करना, उनका साथ नॉन कोऑपरेशन पे रहना। यहाँ पर लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट चीज़ों को, जैसे कपड़ा, खाना, फिर स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, ये सारे चीज़ों को लोग बॉयकॉट कर रहे थे। ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही एक हाई पीच पर पहुंच गया था, लेकिन वहाँ पर चौरी चौरा में एक घटना घट जाती है उस टाइम पीरियड पे। वहाँ पर लोग गुस्से में आकर 23 पुलिस ऑफिसर्स को मार देते हैं। इसके वजह से, इससे दुखित होकर महात्मा गांधी ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इसको विड्रॉल कर लेते हैं। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक अनसक्सेसफुल मूवमेंट रहा था, लेकिन इससे इंडिया का जो नेक्स्ट मूवमेंट है यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल गई थी। इसके वजह से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, यहाँ पर अलग अलग रिलीजियंस, अलग अलग रीजियंस के लोग और अलग अलग क्लासेस, यानी कि जो लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, सारे क्लास के लोग एक साथ इकट्ठा होकर पहली बार मूवमेंट कर रहे थे। ये अगर हम सच में कहे तो ये पहली बार इंडिया में सारे इंडियंस मिलकर एक साथ एकजुट होकर पहला ऐसा मूवमेंट है जो कर रहे थे। यहाँ पर लोगों का जो यूनिटी और सॉलिडरिटी है ये अपने कॉमन एनिमी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस वजह से इंडिया एकजुट हो गई थी। अब हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि जो रूल्स का तोड़ना है। यहाँ पर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डांडी मार्च भी कहा जाता है, इसका सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। ये महात्मा गांधी ने 1930 में स्टार्ट किया था। उन्होंने बेसिकली, ब्रिटिशर्स ने एक रूल बनाया था कि सॉल्ट ब्रिटिशर्स के अलावा और कोई सॉल्ट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी कि कोई और नमक तैयार नहीं कर सकता। लेकिन गांधी जी ने इसका तीव्र विरोध किया था और इन्होंने एक सत्याग्रह को लॉन्च किया था। यहाँ पर उन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक पैदल चलकर उनके साथ साथ और 78 लोगों को लेकर एक मार्च किया था। वहाँ पर वो जाकर, उस जगह पर जाकर उन्होंने खुद अपने हाथों से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट किया था, यानी कि सॉल्ट को लिया था। यहाँ पर सॉल्ट का लेना सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, यहाँ पर सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करना यानी कि ब्रिटिशर्स के रूल्स को ना मानना, यानी कि ये एक सिविल डिसोबीडियंस एक्ट है। इस एक्ट के वजह से, यानी कि इस
डांडी मार्च के वजह से बहुत इंडिया में उनका पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और नेशन में जो लोग थे वो ज़्यादातर जगहों पर अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने लगे। अब हम आखिर में देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 में स्टार्ट किया था। उन्होंने 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया था। अब ये उनका एक लास्ट फेज का मूवमेंट है। यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के रूल के खिलाफ उन्होंने जाकर ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। वो चाहते थे कि अब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले जाए और इंडिया को इंडिपेंडेंट बना दिया जाए। अब यहाँ पर उनका एक बहुत ही पॉपुलर स्लोगन था जो है डो और डाई, यानी कि करो या मरो। करो या मरो का स्लोगन उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उनका पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गया था और इसके वजह से इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम का जो रास्ता है, ये बहुत ही स्मूथ हो गया था। अब हम, ये तो उनके अलग अलग मूवमेंट्स हैं। अब सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, यानी कि हमारा सोसाइटी के बदलाव के लिए महात्मा गांधी ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं, ये थोड़ा देख लेते हैं। उन्होंने 7 सोशल सीन्स के बारे में बात की थी, यानी कि 7 पाप के बारे में बात की थी कि हमारे लाइफ में कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम पाप कंसिडर कर सकते हैं या फिर सीन कंसिडर कर सकते हैं। वेल्थ विदाउट वर्क, यानी कि काम के बिना पैसा कमाना। प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस और पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। अगर ये 7 चीज़ें हैं जो महात्मा गांधी ने कहा था कि ये सारे चीज़ें पाप है। महात्मा गांधी ने 5 मॉरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी कि हमें 5 कौन से वो मॉरल प्रिंसिपल है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। उन्होंने 5 प्रिंसिपल के बारे में बात की थी। वो है ट्रूथ, नॉन वायोलेंस, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन और सेलिवेसी। ये 5 वो मॉरल प्रिंसिपल है जो हमें लाइफ में पालन करने चाहिए, तभी हमारा लाइफ एक अच्छा बेहतर लाइफ बनेगा। फिर इन्होंने स्वराज के बारे में बात की थी। स्वराज यानी कि सेल्फ रूल, लेकिन गांधी जी के जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है ये उसका लिटरल मीनिंग से थोड़ा हटकर है। गांधी जी ने ये स्वराज का कॉन्सेप्ट को एक रिवॉल्यूशन के तरह यूज किया था। उन्होंने सिर्फ सेल्फ रूल की बात नहीं की थी, यहाँ पर उन्होंने अपने लाइफ के ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ के चेंजेस के बारे में बात की थी कि हमें अगर एक स्वराज चाहिए तो हमें हमारे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर इंटीग्रल रिवॉल्यूशन की बात वो करते थे। वो कहते थे कि हमारा जो फ्रीडम है ये सिर्फ इंडिविजुअल का फ्रीडम होने से नहीं होगा। यहाँ पर जो फ्रीडम है वो हमारा बाकी लोगों को हार्म करे बगैर हमें स्वराज पाना है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगा वो लोगों के लिए होगा, ये सिर्फ 1-2 इंसान यानी कि कुछ लोगों का गवर्नमेंट नहीं होगा। ये गवर्नमेंट जो होगा वो हर किसी का गवर्नमेंट होगा। यही है उनका स्वराज का कॉन्सेप्ट। फिर हम देखते हैं उनका राम राज्य का कॉन्सेप्ट। उन्होंने राम राज्य जो टर्म है इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया था। अब यहाँ पर राम राज्य यानी कि राम का राज्य नहीं है। राम राज्य एक यूटोपियन सोसाइटी है जहाँ पर सब कुछ सही है। राम राज्य के हिसाब से उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा आइडियल सोसाइटी है जहाँ पर हर किसी को इक्वल हक मिलता है, हर किसी को जस्टिस मिलता है, यानी कि यहाँ पर सोसाइटी में कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी को उन्होंने राम राज्य कहा था। यहाँ पर जब राम राज्य की बात होती है यहाँ पर जस्टिस होना चाहिए, लोगों के बीच में मोरालिटी होना चाहिए और लोगों में एक इंटीग्रेशन भी होना चाहिए। फिर उन्होंने जो गरीब लोग हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अपना ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट भी दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी लोग अमीर है उनको ट्रस्टीज की तरह काम करना चाहिए, यानी कि भगवान ने उनको इसी नेक काम के लिए भेजा है कि वो लोग जो गरीब लोग हैं उनको मदद करें।
इस वजह से उन्होंने कहा था कि हर किसी को, जो भी बड़े लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए और गरीबों को सहायता करना चाहिए। लेकिन ये जो ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट है, ये ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट फेल हो गया था, क्योंकि कोई भी इंसान अपना जो पैसा है वो गरीबों को इतना ज़्यादा नहीं दे रहा था। एक दो इंसानों को छोड़ के बाकी सारे लोग मुकर गए थे। इस वजह से वो बहुत दुखित होकर ये ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट को बाद में अपने लेटर लाइफ में इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। फिर उन्होंने दिया था ओशनिक सर्कल का कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर जैसे अगर हम समुंदर में एक पत्थर फेंके तो बहुत सर्कल बन जाएगा। एक सर्कल एक के साथ एक मिलकर बहुत ज़्यादा सर्कल्स, अलग अलग हम सर्कल्स देख सकते हैं। इसको ही उन्होंने अपने हमारे विलेज के डेवलपमेंट के लिए बेसिकली यूज़ किया था। यहाँ पर ओशनिक सर्कल में बॉटम से लेकर हर किसी का डेवलपमेंट की बात की जाती है। यहाँ पर विलेज को पावरफुल बनाने की बात की जाती है और विलेज को विलेज रिपब्लिक के हिसाब से तैयार करने की बात की जाती है। यानी कि विलेज को इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट होगा। यहाँ पर पंचायती राज की भी बात की जाती है। फिर देखते हैं गांधी जी का डिसेंट्रलाइजेशन एंड ग्राम स्वराज। डिसेंट्रलाइजेशन, अभी जो हमने ओशनिक सर्कल का कॉन्सेप्ट देखा था, इससे लगभग मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि यहाँ पर जो मेन बात है वो है पावर को डिसेंट्रलाइज करना। किसी एक इंसान के पास पावर नहीं होगा, पावर होगा हर वर्ग के इंसान के पास। यहाँ पर शहरों के पास भी अपना पावर होगा, गाँव में भी अपना खुद का पावर होगा। यहाँ पर बेसिकली उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था ग्राम स्वराज के रिगार्डिंग। यानी कि यहाँ पर ग्राम का सेल्फ गवर्नेंस की बात की जा रही है, विलेज का सेल्फ गवर्नेंस की बात की जा रही है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने विलेज को विलेज लिटिल रिपब्लिक की तरह एस्टेब्लिश करने की बात की थी, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके। अब गाँव को सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए उन्होंने स्पिनिंग व्हील का कॉन्सेप्ट दिया था। यानी कि लोग वहाँ पर, जो भी गांव में लोग हैं, वो सेल्फ रिलायंस बने, वहाँ पर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी बने। इस वजह से उन्होंने स्पिनिंग व्हील का कॉन्सेप्ट दिया था, जहाँ पर लोग चरखे के द्वारा अपना काम करते हुए, कपड़े बनाते हुए अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट कर पाए। तो आज के इस सेशन में मैंने कोशिश की है कि गांधी जी के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं। अगर आज के क्लास आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।